नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दुनिया सोना चांदी की रॉकेट बनी कीमत के पीछे भाग रही, लेकिन यही सोना चांदी अचानक से कभी क्रैश कर रहा है, कभी टेक ऑफ कर रहा है। सब हैरान है कि चल क्या रहा है। क्या बात सिर्फ गोल्ड की है या पर्दे के पीछे से डॉलर कुछ खेला कर रहा है? आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि गोल्ड और डॉलर के बीच कैसा घमासान युद्ध मचा है। क्या डॉलर भी ट्रम्प की तरह सनक गया है? गोल्ड या डॉलर, कौन चमकेगा, कौन निपट जाएगा, या दोनों धुरंधर साबित होंगे? डॉलर की इतनी ताकत बनी कैसे? आज इस वीडियो में सब क्लियर कर देंगे। आज की दुनिया में जब हम ताकत की बात करते हैं या कोई ये पूछे कि सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है, तो दिमाग में न्यूक्लियर बॉम्ब, फाइटर जेट्स या किसी मिसाइल का नाम आता है। लेकिन हकीकत में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इन हथियारों में नहीं, बल्कि हरे रंग के एक कागज के नोट में छिपी है, जिसे अमेरिकी डॉलर कहा जाता है। आप भारत में बैठे हैं या ब्राजील में, लेकिन अगर आपको सऊदी अरब से तेल खरीदना है या ताइवान से कंप्यूटर चिप मंगवानी है, तो आपको अपनी करेंसी नहीं बल्कि डॉलर देना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है कि अमेरिका की सरजमी पर छपने वाला एक नोट पूरी दुनिया के बाजार का सुल्तान बना बैठा है? ऐसा क्या है भाई उसमें? और क्या अब इस सुल्तान का सिंहासन हिलने लगा है? सवाल यही है कि आखिर डॉलर इतना मजबूत कैसे बना और क्या अब उसका ऑप्शन सामने आ रहा है? यही लड़ाई है गोल्ड वर्सेस डॉलर की, जिसे आज आपको समझाने जा रहा हूं। पहले समझिए कि दुनिया में कौन सी करेंसी चलती कितनी। डॉलर का इस्तेमाल करीब आधी दुनिया करती है, यानी लगभग 50%। दुनिया का हर दूसरा बड़ा लेन देन जो है वो डॉलर में ही होता है। इसके बाद यूरो, जिसका 5वां हिस्सा है, करीब 22%। डॉलर के बाद ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है यूरो। पाउंड करीब 7%, मतलब बहुत सीमित लेकिन असरदार है। कनाडाई डॉलर करीब 3.5% के आसपास है। जापान का येन भी लगभग 3.5%। चीन का रेनमिनबी सिर्फ 2.5 से 3% के बीच। बाकी सारी करेंसी मिला दीजिएगा तो करीब 11%। लेकिन सवाल तो अब भी वही है कि डॉलर में जो ताकत है वो दूसरों में है क्यों नहीं, और गोल्ड को गिराकर डॉलर कैसे चढ़ सकता है? सब डॉलर के आगे पानी भरते हैं तो गोल्ड क्यों नहीं? इसको समझने के लिए आपको यह भी समझना होगा पैसा असल में होता क्या है। देखिए, करेंसी कोई भगवान की बनाई चीज नहीं, ये एक परसेप्शन है, एक भरोसा है। और इसे ऐसे समझिए कि जैसे टेबल पर $100 रखे हों, मतलब डॉलर के अलग अलग नोट हों और उससे $100 बनता हो, और हर डॉलर की कीमत बराबर है, क्योंकि हर किसी के पास उन्हें लेने का मौका है। अब अगर कोई व्यक्ति उन $100 में से $50 उठा ले, कह दे कि ये मेरा है, तो बाकी के जो $50 टेबल पर बच गए, अचानक उस कीमत ज्यादा लगने लगेगी, क्योंकि भाई टेबल पर सिर्फ 50 बचे हैं। वजह साफ है, विकल्प कम हुआ, कमी पैदा होते दिमाग में कीमत बढ़ गई। अब अगर वही आदमी अचानक $5 और टेबल पर रख दे, तो बाकी लोग उन $5 के लिए पहले से भी ज्यादा लड़ेंगे। इसलिए नहीं कि वो डॉलर अलग है, लेकिन इसलिए कि अब चुनने के लिए सिर्फ वही 5 बचा है। यही पूरा खेल है करेंसी का बॉस। पैसे की असली वैल्यू नहीं बदलती, लेकिन उसकी अहमियत बदल जाती। करेंसी की ताकत हकीकत से नहीं, परसेप्शन से तय होती है। और यही खेल देश अपनी अपनी करेंसी के साथ खेलते हैं। अमेरिका इसी खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। कभी वो बाजार में डॉलर ज्यादा डाल देता है, कभी डॉलर खींच लेता है। जब डॉलर कम होते हैं तो पूरी दुनिया कहती है कि अरे डॉलर मजबूत हो गया, लाओ लाओ मुझे भी डॉलर चाहिए। जब डॉलर ज्यादा होते हैं तो उसकी कीमत गिरने लगती है, यानी डॉलर की ताकत मेहनत से नहीं बल्कि फैसलों से ऊपर नीचे होती रहती है। और मजेदार बात यह है कि अमेरिका सिर्फ अपनी करेंसी से ही नहीं खेलता, बल्कि दूसरे देशों की करेंसी से भी खेलता है। अगर अमेरिका चाहता है कि किसी दूसरी करेंसी की कीमत बढ़े, तो वो खुद उस करेंसी को खरीदना शुरू कर देता है। बाकी दुनिया अमेरिका को देखकर उसी दिशा में भागने लगती है। कीमत बढ़ती है और फिर अमेरिका ऊंचे दाम पर उसे बेचकर सस्ता डॉलर वापस खरीद लेता है। फायदा हमेशा उसी का होता है जिसने खेल शुरू किया, यानी अमेरिका। अब चीन भी यही खेल कर रहा है, लेकिन फर्क यह है कि अमेरिका में डॉलर को कंट्रोल करने के लिए कई संस्थाएं, जबकि चीन में एक ही सरकार सब कुछ तय करती है। असल में करेंसी की कीमत मेहनत या नैतिकता से नहीं, बल्कि कंट्रोल, कमी और धारणा से तय होती है। आम आदमी सिर्फ दर्शक होता है, असली खिलाड़ी सरकारें होती। लेकिन यह खेल भी आज का नहीं है, इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी। जब इंसान ने खेती शुरू की, समाज बना, तब बार्टर सिस्टम था, यानी अदला बदली की प्रणाली। तुम मुझे कुछ दो, मैं उसके बदले तुम्हें। लेकिन हर जरूरत के लिए सही सामान मिलना मुश्किल था। मान लीजिए अगर आपके पास बकरी है और आपको जूते चाहिए, तो आपको ऐसा मोची ढूंढना पड़ता जिसे बकरी की जरूरत हो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। इसी दिक्कत से कमोडिटी मनी पैदा हुआ। सोना, चांदी, नमक, कौड़ी, ये सब इसलिए चले क्योंकि ये रेयर थे और ये हर किसी को इसकी जरूरत थी। धीरे धीरे सोना सबसे भरोसेमंद बन गया, क्योंकि इसे कोई छाप नहीं सकता था, इसकी सप्लाई सीमित थी और पूरी दुनिया
इसे मानने लगी। 19वीं सदी में गोल्ड स्टैंडर्ड आया। इसका मतलब था कि अगर आपके हाथ में 100 रुपया या $10 का नोट है तो वो बैंक की तरफ से एक वादा था कि आप जब चाहें इस नोट के बदले में हमसे सोना ले सकते। यानी नोट सिर्फ सोने की एक रसीद भर था, असली ताकत सोने के पास थी। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध आए, सिस्टम हिल गया। सरकारों को युद्ध लड़ने के लिए बेहिसाब पैसे चाहिए थे, सोना उतना था नहीं, इसलिए और नोट छापे गए। साल 1914 से 1918 यानी पहले विश्व युद्ध का दौर, इस युद्ध ने यूरोप के अमीर देशों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी को कर्ज में डुबो दिया। युद्ध में हथियार और खाना खरीदने के लिए इन देशों ने अपना सोना अमेरिका भेजना शुरू किया। फिर साल 1939 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध का कालखंड, जंग के अंत तक का हिस्सा। दुनिया का लगभग 70 से 80% सोना अब अमेरिका के पास जमा हो चुका है। बाकी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका की तिजोरियां सोने से लबालब भरी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका था, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा सोना था। इसी मौके पर 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 44 देशों ने तय किया कि डॉलर ग्लोबल करेंसी होगा और उसकी वैल्यू सोने से जुड़ी रहेगी। तय हुआ कि $35 में 1 औंस सोना दिया जाएगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाए गए। दुनिया ने इस सिस्टम को इसलिए माना क्योंकि उस वक्त अमेरिका सबसे भरोसेमंद देश लग रहा था, क्योंकि उसी के पास गोल्ड का भंडार था। लेकिन अमेरिका ने धीरे धीरे इस भरोसे का फायदा उठाना शुरू किया। वियतनाम युद्ध, सोशल स्कीम्स और मिलिट्री खर्च के लिए डॉलर बेहिसाब छाप दिया। दूसरी तरफ सोने का भंडार उतनी तेजी से तो बढ़ा नहीं। फ्रांस और बाकी देशों ने अपने डॉलर के बदले सोना मांगना शुरू किया, तो अमेरिका घबरा गया। 15 अगस्त 1971 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने टीवी पर आकर एक चौंकाने वाला ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब से डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। दुनिया ने इस धोखे को नाम दिया निक्सन शॉक। डॉलर पर सोने के कारण जो भरोसा था, अब वो पूरी तरह अमेरिका की सरकार और डॉलर की डिमांड सप्लाई पर टिक गया। इसे ही फिएट मनी कहते हैं। इसी दिन से डॉलर पूरी तरह फिएट करेंसी बन गया, यानी ऐसा पैसा जिसकी कोई फिजिकल गारंटी नहीं है। अब सवाल था कि अगर डॉलर सोने से जुड़ा नहीं है तो भी दुनिया उसे क्यों माने। यही अमेरिका ने इतिहास की सबसे बड़ी चाल चली, जिसे पेट्रो डॉलर कहा जाता है। 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरब से समझौता किया कि तेल सिर्फ डॉलर में बेचा जाएगा और बदले में अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा करेगा। बाद में यही सिस्टम ओपेक के ज्यादा देशों पर लागू हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि तेल खरीदने के लिए हर देश को डॉलर चाहिए। डॉलर की मांग हमेशा बनी रही और डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बनता चला गया। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी डॉलर को चुनौती नहीं, लेकिन जो भी देश इस सिस्टम को चुनौती देने की कोशिश करता गया, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन याद है, उन्होंने घोषणा की थी कि वो तेल को यूरो में बेचेंगे। कुछ समय बाद ही इराक पर हमला हो गया। कारण बना वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप। लेकिन वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी मिला ही नहीं। हाँ, वहां अमेरिकी सैनिकों को सद्दाम हुसैन का सोना जरूर मिला। कहा जाता है कि ये सोना अब कहां है, किसी को पता नहीं। ऐसा ही कुछ लीबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी के साथ हुआ। वो अफ्रीका के लिए एक नई करेंसी गोल्ड दिनार लाना चाहते ताकि डॉलर पर निर्भरता खत्म। इसके बाद नेटो का हमला हुआ, वेनेजुएला ने डॉलर से दूरी बनाई, उस पर प्रतिबंध लगे और लास्ट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने बंधक बनाकर उठा लिया। इस एक कदम ने दुनिया को समझा दिया कि डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं है, अमेरिका का हथियार है। डॉलर सिर्फ व्यापार का माध्यम नहीं रहा, यह अमेरिका का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हथियार बना। जो भी देश डॉलर के सिस्टम को चुनौती देने की कोशिश करता, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। अमेरिका जब चाहे किसी भी देश को स्विफ्ट, जो कि एक तरह का इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम होता है, उससे बाहर कर सकता है। इसका मतलब है कि वो देश दुनिया के साथ व्यापार ही नहीं कर पाए। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का गला घोटने जैसा था। अमेरिका रूस से ईरान तक इस सिस्टम को हथियार की तरह वक्त वक्त पर इस्तेमाल करता भी रहा है। 2008 की आर्थिक मंदी ने सच्चाई को और साफ किया। अमेरिका ने ट्रिलियन डॉलर छापे और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रूस के डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दिए। उस दिन दुनिया को एहसास हुआ कि डॉलर में रखा पैसा पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी देश को आर्थिक रूप से घुटनों पर ला सकता है। यहीं से गोल्ड की वापसी शुरू। देश समझने लगे कि डॉलर पर पूरी तरह निर्भर रहना बहुत खतरनाक है बॉस। चीन, भारत, रूस, तुर्की जैसे देश लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने लगे। गोल्ड इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि उसे फ्रीज नहीं किया जा सकता, इसे छापा नहीं जा सकता और ये किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं है, किसी देश की जागीर नहीं। भारत के पास 2005 में रिजर्व में सिर्फ 4% के आसपास सोना था। 2025 तक ये लगभग 15% हो गया है। 2000 से 2025 के बीच चीन का गोल्ड रिजर्व लगभग 5 गुना यानी करीब 480% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। चीन चुपचाप तेजी से सोना जमा करता गया। इसी बीच ब्रिक्स जैसे समूह डॉलर के विकल्प पर बात करने, लोकल करेंसी में व्यापार, डॉलर को बाईपास करने वाले सिस्टम और नए पेमेंट नेटवर्क इसी दिशा में कदम। पहले रूस चीन का ट्रेड का करीब 90% लेन देन डॉलर में होता था। अब ये लगभग 99% लोकल करेंसी में हो रहा है।
हालांकि सच्चाई यह है कि डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है, लेकिन अब उसकी मोनोपोली टूटने लगी है और इसका डर ट्रंप को भी है। the BRICS nations, I think that's breaking up very rapidly. We said that if they're going to go and do anything to undermine the dollar, that includes China. I don't even know that they're a member of BRICS, but they had a few nations get together to try and play cute. And I said, we're going to put a 100% tariff on every one of those nations. And at the mere thought of saying that, I think that's all broken up. That idea has no longer sailed. Now, that would be a terrible thing for our country. It would be bad for the world. They wanted to undermine the dollar. 6 nations got together. They want to undermine the dollar. That doesn't. डॉलर की पकड़ पहले जैसी नहीं रही। 2016 में दुनिया के फॉरेन रिजर्व में डॉलर लगभग 2/3 यानी 65% था, जो साल 2025 में घटकर करीब 58% रह गया। यानी डॉलर है तो अभी भी नंबर 1, लेकिन उसकी पकड़ फिसल रही। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल आता है कि अमेरिका इस ऑर्डर को बनाए रखना क्यों चाहता है, और इसका सीधा और कड़वा जवाब है अमेरिकन सुप्रीमेसी, जिसका मतलब है कि जब तक अमेरिका सबसे ऊपर है तब तक अमेरिकी लोगों की जिंदगी बेहतर है। जिस दिन अमेरिका सबसे ऊपर नहीं रहेगा, उस दिन अमेरिकी लोगों को किसी और की भाषा सीखनी पड़ेगी, किसी और की अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ेगा, अपने ही फाइनेंशियल मार्केट पर कंट्रोल कम हो जाएगा और उनकी करेंसी किसी और की करेंसी पर निर्भर हो जाएगी। अमेरिका किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसलिए अमेरिका करेंसी को इतनी गंभीरता से समझता है। डॉलर सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि अमेरिका की ग्लोबल पावर का आधार। जैसे ही डॉलर कमजोर होगा, वैसे ही अमेरिका का कंट्रोल भी कमजोर होगा। यही वजह है कि अमेरिका हर कीमत पर डॉलर की डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, सैंक्शंस हो या पेट्रो डॉलर जैसे सिस्टम। और इसलिए कहा जा रहा है कि गोल्ड की कीमतों में अचानक आने वाली गिरावट पर्दे के पीछे से खेल है डॉलर की मजबूती को बनाए रखने। आने वाले समय में न डॉलर अचानक खत्म होगा, ना ही सोना पूरी तरह से निपट जाएगा अचानक। दुनिया एक मल्टी करेंसी वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है, जहां डॉलर रहेगा लेकिन अकेला नहीं। गोल्ड फिर से भरोसे का बड़ा आधार बनेगा। वैसे अगर सच कहा जाए तो असली लड़ाई गोल्ड बनाम डॉलर की है भी नहीं, बल्कि भरोसे, कंट्रोल और दुनिया में नंबर 1 होने की, जिसके हथियार हैं गोल्ड और डॉलर। लेकिन जिस तेजी से ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, गोल्ड और डॉलर का वर्चस्व भी बदल रहा है। आने वाला वक्त ही तय करेगा कि इनमें से असली धुरंधर कौन साबित होगा। आपकी नजर में गोल्ड या डॉलर, कौन है असली धुरंधर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।